हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके बाद अपने पढ़ाई का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें, जैसा कि आप सब लोग हमेशा रखते हैं। तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो साथियों, आज का लेक्चर जो है वह कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी के बारे में, जो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी है, उसके कुछ 2-3 पहलुओं के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी। तो यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं और जब आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो वहाँ पर हिस्टोग्राफी के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें 16 से 17 वीडियो होंगे जो पहले भी हमने पढ़ाए थे। उन सभी वीडियोज़ को आप एक एक करके देख लीजिएगा बारी बारी से, ताकि चीज़ें आपकी और क्लियर हो जाए और आपको पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आए। तो फिर चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आप हमारे साथ कलम और कॉपी उठा लें ताकि आप लिखते चलेंगे। लिखने से चीज़ें ज़्यादा दिनों तक याद रहती हैं। एक बात मैं बता देता हूं कि कई लोग यह सवाल पूछ रहे थे कि हिस्टोग्राफी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह कहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो देख लो कहाँ कहाँ पे महत्वपूर्ण है। पहली बात कि जो लोग इग्नू से पढ़ाई कर रहे हैं तो इग्नू सेकेंड ईयर में कोड है MHI 03, वहाँ पर आपको मदद करेगा इग्नू सेकेंड ईयर में। या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं और आप यदि मास्टर कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस में जो मैंडेटरी सिलेबस होता है, जो कंपलसरी होता है, उसमें हिस्टोग्राफी को शामिल किया गया है। तो आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो, यह आपको मदद करेगा। तीसरे नंबर पे जो लोग MA पास कर चुके हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके यूनिट 10 के सिलेबस में इतिहास लेखन को शामिल किया गया है, तो यह आपको वहाँ पर मदद करेगा। चौथा, वह व्यक्ति जो MA कर रखा है और साथ में वो PhD के लिए कहीं पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या फिर वैसे छात्र जो नेट JRF कर चुके हैं और UPPCS का जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो परीक्षा होता है, या फिर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम लेती है, उसमें आपको यह मदद करेगा, क्योंकि उसमें हिस्टोग्राफी से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। कई सारे बच्चों ने स्पेशली संपर्क किया था राजस्थान वाले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को लेकर के, तो मैंने उनका सिलेबस देखा था, तो उसमें सारे के सारे टॉपिक मैच करते हैं। तो आप एक बार पढ़िए और आपको सभी जगह पे इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे हम लोग एक एक करके, चूँकि पहले 3 यूनिट पे, यानी 3 यूनिट कहने का मतलब है 3 बिंदु पे हम लोग बात कर चुके थे। पहले बिंदु पे हमने बात किया था उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर उसके बैकग्राउंड के बारे में बात किया था, और तीसरे नंबर पे हम लोगों ने बात किया था द इमर्जेंस ऑफ द कैम्ब्रिज स्कूल के बारे में। आज हम लोग चौथे पॉइंट से बात करेंगे और हमारा जो चौथा पॉइंट होगा वह लिखिए, एक एक करके बात करते हैं। चौथे पॉइंट पे बात करते हैं और आज का जो हमारा पहला पॉइंट है और कल को मिलाकर देखें तो कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी का चौथा पॉइंट, इसमें हम लोग बात करेंगे मेजर वर्क्स ऑफ द कैम्ब्रिज स्कूल। यानी कि इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, किसमें? कैम्ब्रिज स्कूल में, यानी कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी में जो कार्य किए गए हैं, जो किताबें लिखी गई हैं, वह कौन कौन से हैं, उन मेजर वर्क्स के बारे में एक एक करके हम लोग उन किताबों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं हम लोग। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1960 के दशक में पहली बार एक किताब जो लिखी गई थी रॉबिन्सन और जॉन गैलेगर ने। किन्होंने? रॉबिन्सन ने और जॉन गैलेगर ने। जॉन गैलेगर मैंने लिखवाया था कल, आप लिख लीजिए फिर से। जॉन गैलेगर ने मिलकर के 1960 के दशक में एक किताब लिखा था, जहां से आप कह सकते हैं कि कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी की शुरुआत होती है। उस किताब का नाम है अफ्रीका एंड द विक्टोरियंस। आप लिखते चलेंगे क्योंकि सवाल आपसे यहीं से पूछा जाएगा। अफ्रीका एंड द विक्टोरियंस, अफ्रीका एंड द विक्टोरियंस, यह किताब का नाम है। ठीक, और इसी में से एक और व्यक्ति हैं जो 1960 के दशक का ही व्यक्ति हैं, इनके किताब को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसको भी काउंट किया जाता है कि इन्होंने भी
कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी की शुरुआत करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है? लिखिएगा, अनिल सील हैं। अनिल सील का किताब है द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, 1960 की बात है, 1960 की बात है। ठीक है, चलिए, और आगे चल करके 1970 के दशक में जो तीसरी किताब आई थी उसके बारे में लिखिए। तीसरी किताब का नाम मैंने बताया था, जो तीसरा बुक था वो लिखिएगा लोकलिटी प्रोविंसेस एंड नेशंस। ठीक है, यह जो है लिखिएगा लोकलिटी प्रोविंसेस एंड नेशंस। यह जो किताब है यह पहली वैसी किताब है जिसमें कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी के जितने भी लेखक थे लगभग सभी लोगों ने मिल करके एक सामूहिक तौर पे किताब लिखने का काम किया। ठीक, उसके बाद और किताबें लिखी गई है, उसमें भी लिखिएगा। यह 1973 की किताब है। कब की किताब है? 1973 की। आप इसके साथ टाइम भी लिखते चलेंगे तो आपको ज़्यादा मदद मिलेगा। टाइम आप लिखते चलेंगे। उसके बाद आगे लिखिए अगले किताब के बारे में, और अगला किताब लिखिएगा वो किताब है अनिल सील का। अनिल सील वाला किताब मैंने लिखवाया ना अभी आपको? हाँ, ठीक है। C.A. बेली का किताब लिखिए। C.A. बेली, C.A. बेली। C.A. बेली की पत्नी जो है यह भी एक हिस्टोरियन है, इनका भी साउथ एशियन हिस्ट्री पे रिसर्च है। उनका नाम है सुजान बेली। आप जानते होंगे, C.A. बेली को भी जानते होंगे और सुजान बेली को भी आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। C.A. बेली की किताब लिखिएगा द लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। द लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, द लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, द लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इसमें यदि टाइम की बात करें तो आप टाइम लिख लीजिएगा। यह इलाहाबाद के बारे में इन्होंने इसमें चर्चा किया है 1880 से लेकर के 1920। कब? 1880 से लेकर 1920। आगे बात करते हैं अगले किताब के बारे में, और अगला किताब आप लिखिएगा। वह जो किताब है वह किताब मेरे ख्याल से मद्रास प्रेसिडेंसी के बारे में है। उस किताब के बारे में लिखिए। उस किताब का नाम लिख लीजिए। आप नाम लिखिएगा। आप लिखते चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। द इमर्जेंस ऑफ प्रोविंशियल पॉलिटिक्स, द इमर्जेंस ऑफ प्रोविंशियल पॉलिटिक्स किनका लिखा हुआ है? यह जो किताब लिखा गया है वह लिखा है D.A. वाशब्रुक ने, D.A. वाशब्रुक ने। आगे बात करते हैं, और अगला जो किताब है वह लिखिएगा। अगले किताब के बारे में यदि बात करें तो वह है C.J. बेकर का। लिखते चलेंगे। C.J. बेकर की किताब है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया 1920 से लेकर 1947, 1920 से लेकर 1947। C.J. बेकर लिख लिया आप, द पॉलिटिक्स ऑफ साउथ इंडिया। आगे बात करते हैं। आगे यदि अगले किताब की बात करें, थोड़ा सा ध्यान से आप लिखिएगा क्योंकि आपसे सवाल यहीं से पूछा जाता है, आप मिस्टेक मत कीजिएगा। आगे लिखिए B.R. टॉमलिंसन। इसको मैं मिटाता हूँ। आगे लिखिए B.R. टॉमलिंसन, B.R. टॉमलिंसन। B.R. टॉमलिंसन की जो किताब है लिखिएगा द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द राज। राज कहने का मतलब यहाँ पे क्या से है? राज कहने का मतलब यहाँ पे ब्रिटिश राज से है। कब से कब? 1929 से लेकर 1942 तक। यह जो किताब आई है 1976 में छपी थी, लेकिन इसमें जो चर्चा की गई है वह 1929 से लेकर के 42 के बीच की चीज़ें हैं। उसके बाद लिखिएगा बेकर और गॉर्डन जॉनसन और अनिल सील। ठीक, इन तीनों ने मिल कर के लिखा। बेकर, जॉनसन और सील, इन तीनों ने मिलकर के किताब लिखा। उस किताब का नाम लिखिएगा पावर, प्रॉफिट एंड पॉलिटिक्स। बहुत महत्वपूर्ण किताब है, इससे कई बार सवाल पूछा गया है। पावर, यहाँ पे प्रॉफिट कर लीजिए, पावर, प्रॉफिट एंड पॉलिटिक्स, एंड पॉलिटिक्स। इसका जो टाइम है, इसका लेखक का नाम आपने लिख लिया। यह 1981 की लिखी गई किताब है, 1981 में।
ठीक है। और यह जो किताब है यह फर्स्ट एंड द लास्ट है किसका, कलेक्शन ऑफ एसेज बाय द मेंबर्स ऑफ कैम्ब्रिज स्कूल, यानी कि जो कैम्ब्रिज स्कूल के जितने भी हिस्टोरियंस थे उन सभी ने मिल करके यह लास्ट किताब लिखी थी। उसके बाद उन सभी ने मिल करके कोई भी किताब नहीं लिखा, इसीलिए कहा गया है द रेस्ट वेयर द कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड थेसिस सुपरवाइज्ड बाय अनिल सील एंड जॉन गैलेगर। और इसका जो सुपरविजन का काम किया था इस किताब का, उनका नाम है अनिल सील, और साथ ही में आप जॉन गैलेगर को भी लिख सकते हैं। जो जॉन गैलेगर कौन थे, इनके गुरु थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे यदि आप देखेंगे तो इसमें और किताब के तौर पे देखा जाए कि कुछ और किताबें हैं, जैसे दिस बुक्स में हैव डिफरेंट बट इन देयर टोन एंड इम्फेसिस टू सम एक्सटेंट, यानी कि कुछ ऐसी किताबें हैं जो इनसे बहुत सारी चीज़ें मैच भी करती हैं और बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। तो उन किताबों को कई लोग कैम्ब्रिज में काउंट करते हैं और कई लोग कैम्ब्रिज में काउंट नहीं करते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए तो आप किताब का नाम यदि आप जानते रहेंगे तो बेहतर होगा कि वह किताब कौन कौन है। उदाहरण के तौर पर लिखिएगा, पहला जो किताब है मुशीरुल हसन का, मुशीरुल हसन किताब लिखिएगा। नेशनलिज्म एंड कम्युनल पॉलिटिक्स, नेशनलिज्म एंड कम्युनल पॉलिटिक्स, नेशनलिज्म एंड कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया 1916 टू 1928। आप बताना 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था और उनके अध्यक्ष कौन थे। आप कमेंट सेक्शन में यदि आप बताना, यदि आप गंभीर छात्र हो तो आप बताओगे। यह जो किताब आया है वह 1979 में यह किताब छपा था। दूसरी किताब की बात करें इसमें तो लिखिएगा रजत कांत रे की जो किताब है उस किताब का नाम लिखें सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट इन बंगाल। टाइम लिखना हो तो आप लिखिएगा 1875 से लेकर 1927 के बीच में। यह किताब जो छपा है 1984 में भारत के एक प्रधानमंत्री थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। आप लोग नाम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो किताब भी हैं इसके बारे में भी आप कह सकते हैं कि यह कैम्ब्रिज स्कूल से ही रिलेटेड बुक्स हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनके समर्थन में भी हैं और बहुत सारी चीज़ें इनके आलोचना में भी है। तो इन्होंने जो फोकस किया है उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो इसमें मेन जो फोकस किया गया है मुख्य तौर पे किसमें, कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी में, इसमें इन्होंने कहा है किन लोगों ने, जो मुशीरुल हसन वगैरह हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा जो किताबें लिखी इस पे, इन्होंने कहा है कि द ग्रेजुअल सेंट्रलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट मैच्ड एज इट वाज द ग्रोथ ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट विद इन द सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो सरकार के साथ जो लगातार वो केंद्रीकरण का, सेंट्रलाइजेशन का जो काम हो रहा था, उसमें सेंट्रलाइजेशन के काम के दौरान भारत के जो बाकी तबके थे जिसको आगे चल कर के सबाल्टर्न रिप्रेजेंट करेंगे, उनको भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का एक मौका मिला। क्योंकि आपको पता होगा कि ये लोग क्लास स्ट्रगल पे बात नहीं कर करे, ये लोग बाकी जो जातियाँ वगैरह थीं या छोटे छोटे समूह थे उस पे बात करने की कोशिश की है। ठीक है, और इन्होंने एक जो लाइन कहा है वो मतलब आपसे पचेगा नहीं, लेकिन ऐसा इन्होंने कहा है तो अब क्या कह सकते हैं। इन्होंने कहा कि यह मेरा व्यू नहीं है, यह दरअसल कैम्ब्रिज वालों का व्यू है। इन्होंने कहा कि जो भारत का जो राष्ट्रवाद है, भारत का जो नेशनलिज्म है, उसने चुपके से साम्राज्यवाद के साथ हाथ मिलाया था, जो ब्रिटिश का साम्राज्यवाद था। ऐसा कैम्ब्रिज वालों का मानना है। इसीलिए अनिल सील ने तो यहाँ तक कहा कि गांधी, नेहरू और पटेल जो थे वो इम्पीरियलिज्म के दलाल थे, ब्रोकर थे, ऐसा उन्होंने ही कहा है। तो यदि आपसे स्टेटमेंट पूछा जाए तो आप याद रखना। तो यहाँ पे यह भी पूछा जाए कि राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद के साथ चुपके से हाथ मिलाया था, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के इतिहासकारों ने यह कहा था।
तो आपसे ऑप्शन में दे दिया जाए तो आप टिक कर लेना कि कैम्ब्रिज ग्रुप के इतिहासकारों ने इस स्टेटमेंट को बताने का काम किया था, इस स्टेटमेंट को क्लेरिफाई किया था, या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला था। आगे बात करते हैं 5वें पॉइंट के बारे में। 5वां जो पॉइंट होगा वह लिखिएगा, कैम्ब्रिज का जो स्पेशलाइजेशन है, मतलब जो चीज़ें इसको विशिष्ट बनाती, इन्होंने किन किन चीज़ों पे फोकस किया, इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसका जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। आप ये लिख सकते हैं फीचर्स ऑफ द कैम्ब्रिज इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो कैम्ब्रिज के लोगों ने जो चीज़ों को, जो राष्ट्रवाद को, जो भारतीय इतिहास को इंटरप्रेट करने का काम किया, उसका क्या स्पेशलाइजेशन रहा है, उसकी क्या क्या विशेषताएं रही है, उसको एक एक करके हम लोग अध्ययन करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट लिखिएगा, द कैम्ब्रिज इंटरप्रिटेशन बिगैन विथ द लोकालिटी एंड विथ द कनेक्शंस इन ईच लोकालिटी। इसलिए इसमें सी ए बेली ने कहा भी, सी ए बेली का एनालिसिस था मिड 19th सेंचुरी पॉलिटिक्स इन इलाहाबाद टाउन, यानी कि जो मिड 19th सेंचुरी जो था उस समय का इलाहाबाद शहर, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया भी है। तो पहला पॉइंट आप लिखिएगा कि कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकारों ने कहा कि कैम्ब्रिज इतिहास लेखन में स्थानीयता, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे लोकालिटी, लोकालिटी और वहाँ के जो लोग थे उन दोनों के बीच में क्या संबंध था, इसके ऊपर इन्होंने फोर्स किया है, इसको सेंटर में रख करके लिखने का काम किया है। जैसे मार्क्सवादियों ने अर्थशास्त्र के नज़र से इतिहास को देखा और अर्थशास्त्र को केंद्र में रख करके, वर्ग संघर्ष को केंद्र में रख करके इतिहास लिखने का काम किया, उसी तरीके से कैम्ब्रिज वालों ने लोकालिटी को सेंट्रलाइज करके लिखने का काम किया। इसीलिए जो सी ए बेली हुए, सी ए बेली ने किताब जो लिखी, सी ए बेली ने जो किताब लिखी उसमें जो 19वीं शताब्दी के बीच का जो भारत है, 19th सेंचुरी के बीच का जो भारत है, और भारत के कौन से शहर, इलाहाबाद, यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा, इलाहाबाद शहर के बारे में इन्होंने जिक्र किया और इसमें इन्होंने बताया है वहाँ का जो लोकल पॉलिटिक्स है उसके बारे में एक्सप्लेन किया। मैं सब्जेक्ट मैटर बता रहा हूँ, सी ए बेली ने क्या लिखा है, ठीक है, इसको आप लिखिएगा। सब्जेक्ट मैटर के तौर पे इन्होंने वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स के बारे में बताया है, साथ ही साथ इन्होंने यह बताया कि किस तरीके से इलाहाबाद शहर में बड़े बड़े साहूकार रहा करते थे, सेठ रहा करते थे, जिनको लोग रईस कहते थे कि ये लोग रईस हैं, ये लोग रिच पीपल हैं, और उन रिच लोगों के बीच में जो नोटेबल लोग थे उन लोगों के बीच में और उनके साथ साथ उनके अलावा जो छोटे छोटे समूह थे जो शहर में रहा करते थे, उन सभी के बीच में जो विभिन्न जाति के लोग थे, विभिन्न समुदाय के विभिन्न ग्रुप के लोग थे, उन सभी के बीच में कैसा संबंध था, इसके बारे में इन्होंने चर्चा किया है। ये अलग बात है कि आगे चल करके ये जितने भी चर्चा किए, इलाहाबाद का जो पॉलिटिक्स रहा, नेशनल पॉलिटिक्स, उसमें वो सारे के सारे टॉपिक आ गए चल करके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यह तो सी ए बेली ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया इलाहाबाद शहर के बारे में। बिल्कुल इसी तरीके से कैम्ब्रिज हिस्टोरियन में एक व्यक्ति है जिसका नाम है गॉर्डन जॉनसन। क्या नाम है? गॉर्डन जॉनसन। गॉर्डन जॉनसन। गॉर्डन जॉनसन ने क्या किया कि गॉर्डन जॉनसन भी अपने आप को एक्सप्लेन किए और अपने स्टडी में उन्होंने क्या किया कि जो इंडियन पॉलिटिशियन थे उनका क्या क्या संबंध रहा है, जो इंडिया के सोसाइटी के डिफरेंट टाइप के जो कम्युनिटी हैं, डिफरेंट टाइप के जो ग्रुप हैं, उसके बारे में। ठीक है, तो कमोबेश इन्होंने भी वही काम किया है, लेकिन अंतर बस यही है कि इन्होंने जो फोकस किया है वह इलाहाबाद पे फोकस नहीं करके बॉम्बे पे फोकस किया है। तो यदि ये बॉम्बे शहर का अध्ययन कर रहे हैं तो बॉम्बे शहर का अध्ययन करके ये लोग क्या करेंगे कि जो वेस्टर्न इंडिया है उसके सोसाइटी को ऑब्जर्व करने का काम करेंगे, इलाहाबाद से नॉर्दर्न इंडिया के सोसाइटी को ऑब्जर्व करने का काम करेंगे। इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा मामला है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आप यहाँ तक समझ रहे हैं। चलिए तो, और इन्होंने कहा, एक लाइन कहा कि भारत के जो पॉलिटिशियन हैं उनकी एक स्पेसिफिकेशन है, एक स्पेशलाइजेशन है, एकदम उनका एक विशिष्टता है। उन्होंने कहा कि भारत के जो जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो भले किसी वर्ग जाति से कुछ भी संबंध करते हो, किसी भी तरीके का उनका संबंध रहा हो,
वो कई सारे वर्ग और कई सारे धर्म, कई सारे जातियों का खुद ही दमन करते हैं। उनका अतिक्रमण हुआ है, फिर भी वो आगे चलकर आगे बढ़ते हैं, तो फिर वो दूसरे ग्रुप का अतिक्रमण करने का काम करते हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा गॉर्डन जॉनसन ने कहा। और आगे अनिल सिल ने भी अपनी जो किताब लिखी थी लोकलिटी, प्रोविंसेस एंड नेशंस, उसमें भी जो इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया था, उसमें भी उन्होंने पॉलिटिक्स पे, इंडियन पॉलिटिक्स पे फोकस करने का काम किया था। और इंडियन पॉलिटिक्स में कौन? जो लोकल पॉलिटिक्स है, जो स्थानीय तौर पे राजनीति होती है, उसके बारे में। और उन्होंने कहा था, अनिल सिल ने यहाँ कहा कि जो गांव में जो लोकल लड़ाई होता है, गांव में जो लोकल लड़ाई होता है, उस लड़ाई में जमींदार होते हैं और वहाँ का जो मजदूर वर्ग है या फिर अन्य जो कमज़ोर जाति के लोग हैं, वो लोग, तो जमींदार क्या करते हैं? जमींदार का साथ देते हैं, मुसलमान मुसलमान का साथ देते हैं, शिक्षित व्यक्ति का साथ देता है, ब्राह्मण ब्राह्मण का साथ देता है। तो इन सारे लोगों का गठजोड़ हुआ करता था। तो जो बाकी जो इसके अपोनेंट होते थे वो हमेशा हार जाया करते थे। समझ में आ गई बात? एक तो इन्होंने, अनिल सिल ने यह बात कही। आगे कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी में क्या किया गया कि जो पॉलिटिक्स की जो जड़ है, इन्होंने कहा कि जो राजनीति का जड़ है वह लोकालिटी पे डिपेंड करता है, वो लोकल पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि जो नेशनल पॉलिटिक्स जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता है। नेशनल पॉलिटिक्स में जो होता है वो जिले के स्तर पे, गांव के स्तर पे, प्रखंड के स्तर पे, नगरपालिका के स्तर पे जो पॉलिटिक्स किया जाता है, उसी पॉलिटिक्स का एक लार्ज फॉर्म है नेशनल पॉलिटिक्स। इसलिए इन्होंने क्या किया कि लोकल पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देने का काम किया। समझ में आ गई बात? चलिए, डेविड ब्रॉशबुक एक व्यक्ति हुए हैं, लिख लीजिएगा, डेविड कार्ड नहीं यार, डेविड वॉशब्रुक। इन्होंने कहा कि जो भारत के राजनेता हैं, जो भारतीय पॉलिटिशियन हैं, इंडियन पॉलिटिशियन हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जन कल्याण करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करने के लिए आते हैं, शासन करते हैं और नौकरशाही के साथ मिलकर के एक दूसरे को काम करते हैं। समझ में आ गई बात? एक दूसरे की मदद करते हैं और आम लोगों को मदद करने का काम करते हैं, आम लोगों को राहत पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गई बात। इन्हीं लोकल पॉलिटिक्स पे इनके जो अगले व्यक्ति हैं, जॉन गैलेगर, जो सबसे पहला व्यक्ति है, उसने भी अपना राय व्यक्त किया है। उन्होंने भी सेम बातें कही कि भारतीय राजनीति का जो काम है वो धीरे धीरे कर करके इसका जो ढंग है बदलता चला गया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जब चल करके आया, ICS वगैरह जो अंग्रेज लेकर के आए थे, तो ब्यूरोक्रेसी के आने के बाद इंडियन पॉलिटिक्स, जो भारतीय राजनीति थी, उसकी सारी चीज़ें धीरे धीरे करके परत दर परत बदलने लगी। ऐसा जॉन गैलेगर ने कौन सी किताब में कहा है? लिखिएगा, जॉन गैलेगर की एक किताब है, इससे पूछा जा सकता है सवाल, कांग्रेस इन डेक्लाइन, कांग्रेस इन डेक्लाइन। यह बंगाल के ऊपर लिखी गई किताब है, लिखिएगा, बंगाल 1930 से लेकर 1939। आप बताना 1930 में कौन सा मूवमेंट हुआ था और 1939 में कौन से युद्ध की शुरुआत हुई थी, क्योंकि 1939 में कोई ना कोई युद्ध की शुरुआत हुई है, इतना तो तय है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो आगे बढ़ते हैं इसी में थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आगे अनिल सिल ने भी अपनी बात कही है और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो सेंट्रलाइजेशन का जो काम है, ठीक है, और जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होते हैं वो भारतवासी इसलिए उसमें शामिल होते हैं क्योंकि उनसे उनका लाभ होता है। ठीक, वह अपने लाभ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए उसमें जुड़ने का काम करते हैं। समझ में आएगी बात। और इन्होंने यह भी कहा कि पहले पॉलिटिक्स जो था वह गांव में, शहर में और धीरे धीरे करके नगर पालिका में बढ़ा, आगे चल करके प्रखंड के स्तर पे आया, फिर धीरे धीरे कर करके यही चीज़ें नेशनल पॉलिटिक्स का रूप लेने लगी। ठीक है, समझ में आएगी बात। अनिल सिल ने यह बात कौन सी किताब में कही है? इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म, लोकलिटी, प्रोविंसेस एंड नेशन में। आगे इसी में एक व्यक्ति चल करके आ रहे हैं जिनका नाम है C.J. बेकर। C.J. बेकर ने भी अपने जो ओपिनियन है उसको व्यक्त करने का काम किया है। तो इन्होंने अपने ओपिनियन में यह बात कही कि जो भारत का जो लोग है, ठीक है, भारतीय जो लोग हैं उसमें जो लोकल तौर पे जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोग होते हैं, ठीक है, जो लोकल तौर पे यानी स्थानीय तौर पे जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कहने का मतलब कौन? जो जमींदार व्यक्ति होगा वही प्रभावशाली होगा।
हम लोग उस समय के भारत की बात कर रहे हैं। तो उस समय का जो प्रभावशाली व्यक्ति है वह अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी मर्जी से अपने लाभ के लिए सत्ता का उपयोग करता है। कमोबेश अभी भी यही चीज़ें देखने को मिल रही भारत में, लेकिन फिर भी चीज़ें में बहुत सारा परिवर्तन आया है। समझ में आ गई बात? चलो, अब कैम्ब्रिज स्कूल के कुछ लोगों का एक सामूहिक वक्तव्य है, उसको आप समझिए। देखिए, आप कांग्रेस के हैं, भाजपा के हैं या किसी अन्य पार्टी के हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। यदि आप यहाँ पे इतिहास पढ़ने के लिए आए हैं तो आप अब किसी भी विशेष जाति, वर्ग, समुदाय से चल करके आते हैं तो सबसे पहले उसको ताक पे रख दीजिए, उसके बाद आप इसको पढ़ने का काम कीजिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक, तो कैम्ब्रिज स्कूल से जुड़े हुए जो कुछ स्कॉलर्स थे उन्होंने कहा कि गांधी जब इंडियन पॉलिटिक्स में चल करके आते हैं तो गांधी के आने के बाद भारतीय पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति में बेशक बदलाव आया, ठीक है, बेशक बदलाव तो आया, चेंजेस तो आया, लेकिन यहाँ पर भी जो आंदोलन हो रहे थे उसका जो मुखिया था, उसका जो कर्ता धर्ता था, वह यहाँ पर भी इलीट क्लास था। देखो, बहुत गंभीर बात इन्होंने कहा है, याद रखना, ये कांग्रेस वाले लोगों को पचेगा नहीं। इन्होंने कहा कि गांधी के आने के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में नो डाउट बहुत बदलाव आया, लेकिन उसका जो मुखिया रहा है, उसका जो कोई भी आंदोलन हुआ, उसके जो कर्ता धर्ता रहे हैं, उसके जो हेड रहे हैं, चीफ रहे हैं, वो सभी के सभी इलीट क्लास के रहे हैं, संभ्रांत वर्ग के लोग रहे हैं। और यहाँ तक ही नहीं रुके, इन्होंने कहा इसी वजह से गांधी का कोई भी आंदोलन जन आंदोलन नहीं बन पाया। देखिए, अब भारतीय जो लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग या फिर जो भी कहें कांग्रेसी लोग, वो लोग गांधी के हर आंदोलन को जन आंदोलन मानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, गांधी का कोई भी आंदोलन जन आंदोलन नहीं बन पाया, शायद यही वजह था। और इन्होंने यह भी कहा कि गांधी ने अपने तरफ से कुछ करने का कार्य नहीं किया है। दरअसल अंग्रेज जिस तरीके से जो रिफॉर्म्स ला रहे थे, जो नियम कानून ला रहे थे, उन्हीं के विरोध में इन्होंने सारी चीज़ें करती चली गई। जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा कि जब मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड लाया गया तो उसके बाद मॉन्टेग्यू के बाद इन्होंने असहयोग स्टार्ट कर दिया, असहयोग आंदोलन, जिसको आप अंग्रेजी में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि जब साइमन कमीशन आया तो इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930 के आसपास। फिर उन्होंने कहा कि जब अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन लाया भारतीय समाज के लिए ही, तो इन्होंने इसके अगेंस्ट में एक नया मूवमेंट शुरू कर दिया, जिसको इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट कहा गया, भारत छोड़ो आंदोलन। समझ में आ रही बात? ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ऐसे आप हल्के में नहीं ले सकते। इसको इन्वर्टेड कॉमा में आप एक एक करके लिख लीजिएगा, आपको काम देगा, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और इसमें, गॉर्डन जॉनसन, इसी का जो व्यक्ति है गॉर्डन जॉनसन ने कहा कि भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ है, इंडियन नेशनलिज्म का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसमें क्रमबद्धता नहीं है, वो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे करके नहीं हुआ कि मतलब अभी काम स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके उसका प्रोग्रेस हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद का विकास या उसमें जो उतार चढ़ाव आया है वह भारतीयों के ऊपर निर्भर नहीं था, बल्कि उस समय की जो ब्रिटेन की सरकार थी, जो भारत की सरकार थी अंग्रेजों के हाथ में, उसके कार्यवाही के ऊपर ये चीज़ निर्भर करता रहा। जैसे जैसे ये लोग चाहे वैसे वैसे इंडियन नेशनलिज्म में उतार चढ़ाव आने का काम हुआ है, उसमें उतार चढ़ाव आता रहा। और यहाँ ही नहीं, नेशनलिज्म में ही नहीं, बल्कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रीडम मूवमेंट कर लीजिएगा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी उतार चढ़ाव आता रहा है। किसकी वजह से? जो ब्रिटेन की सरकार उस समय की भारत की सरकार थी, उनकी कार्यवाहियों के वजह से। समझ में आ गई बात? यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो उसमें अब हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर पे, और तीसरा जो है हम लोग यह पढ़ेंगे, क्योंकि कैम्ब्रिज का जो इंटरप्रिटेशन रहा है उस पर बहुत से लोगों ने डाउट किया है, ठीक है, इसलिए इसको एक नाम से जाना जाता है। इस टॉपिक को लिखिएगा, द स्केप्टिसिज्म ऑफ द कैम्ब्रिज स्कूल। द कैम्ब्रिज स्कूल, हिंदी में इसको बोलते हैं कैम्ब्रिज स्कूल का संशयवाद,
क्योंकि इन लोगों ने जितनी भी बातें कही है उस पर भारतीय मार्क्सवादी या भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसको संशय बना करके रखा, कहा कि इस पर बहुत संशय है, इस पर खुलकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी इसका प्रभाव रहा है, इसीलिए हम लोग कैम्ब्रिज स्कूल को पढ़ रहे हैं और इससे सवाल भी पूछा जाता है। तो यह जो टॉपिक है वह है कैम्ब्रिज स्कूल विचार का संशयवाद, या फिर आप कह सकते हो द स्केप्टिसिज्म ऑफ कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी। ठीक, आगे बात करते हैं इसी में। इसमें इन्होंने कहा, एक किताब लिखी गई थी, उस किताब को लिखिएगा, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इस किताब में कहा गया कि जो कैम्ब्रिज स्कूल है, ठीक है, जो कैम्ब्रिज स्कूल है, उन्होंने क्या कहा है कि जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है, जो उस समय का आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो राष्ट्रवाद को लेकर दावा करती है, उसी पे इन्होंने संदेह करने का काम किया है। इसीलिए इसको संशयवाद कहा गया है, संदेहवाद कहा गया है, इस थ्योरी को, कैम्ब्रिज स्कूल के इस थॉट प्रोसेस को। ठीक है, इसी पे इन्होंने सवाल खड़ा करने का काम किया है। और इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इन्होंने, कैम्ब्रिज स्कूल ने, कांग्रेस के राष्ट्रवादी मूवमेंट को लेकर के, कि यह जो मूवमेंट हुआ है वह पार्टिकुलर किसी व्यक्ति, सत्ता, संरक्षण और रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए किया गया है। समझ गए आप बात? ये बहुत बड़ी बात है। यह बात आजकल भारत के कुछ राजनेता भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि भारत के जितने भी राजनेता हैं, मोस्ट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, तो वह इस बात से सहमत नहीं होंगे। वो लोग, चूँकि इन लोगों ने इंडियन नेशनलिज्म के जो भारत का जो राष्ट्रवाद था, उसी पे इन्होंने सवाल खड़ा करने का काम किया कि भारत के जो लोग हैं वो आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि सत्ता प्राप्ति के लिए लड़ रहे थे, बल्कि रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे। कमो बेश मतलब ऐसा दिखता है। यदि आप हमसे पर्सनली मानेंगे तो मैं ऐसा, मतलब परसेंटेज की बात करें तो 60 से 70% मैं इससे सहमत होता हूँ कि यह बात सही है, क्योंकि चीज़ों, सत्ता में ही बस परिवर्तन हुआ है, बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा कुछ बदली नहीं हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। आगे इसी में एक व्यक्ति आए थे जो मैंने बताया था, D.A. किसके बारे में? D.A. वॉशब्रुक, इनके बारे में बताया था। इन्होंने यहाँ तक कह दिया, इन्होंने तो इस मान्यता को ही खारिज कर दिया कि कोई भी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है वह किसी क्लास का, किसी कम्युनिटी का या किसी कास्ट का बेस पे उसका निर्माण होता है। ठीक, इन्होंने कहा कि भारत के जो राजनेता हैं, इंडियन पॉलिटिशियन हैं, वो सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो इन्होंने कहा कि सत्ता प्राप्ति, एकदम स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। इन्होंने कहा कि कुछ लोग जो हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए चाहता है। सत्ता, पद और स्थान राजनीतिज्ञों का मूल लक्ष्य होता है, न कि समाज सुधारना। अब चूंकि ये भारतीय राजनीति की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन पॉलिटिशियन के बारे में बोल रहे हैं। आपको लग रहा हो ना कि बात तो सही बोला था वॉशब्रुक ने, और ये बात भी सही है। इन्होंने क्या कहा, फिर से एक बार देखते हैं। इन्होंने कहा कि जो इंडियन पॉलिटिशियन हैं उनका जो मुख्य इच्छा है, जो उनका मुख्य लक्ष्य है, वो सत्ता, पद और स्थान। ठीक है, सत्ता, पद और स्थान, ये तीन चीज उनको प्राप्त करना है, न कि समाज सेवा करना उनका लक्ष्य है। अब ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, मेरे ऊपर सवाल खड़ा नहीं करना, ऐसा D.A. वॉशब्रुक ने कहने का काम किया है। समझ में आ गई बात? और इन्होंने यहाँ तक ही नहीं, इन्होंने यहाँ तक कहा कि मैंने तो मद्रास प्रेसिडेंसी गया था और मैंने मद्रास प्रेसिडेंसी को पढ़ा, वहाँ के लोगों का अध्ययन किया और मैंने देखा कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सत्ता प्राप्त करने वाले लोग वही हैं जिनके पास पावर, जिनके पास धन है, संपत्ति है, रिसोर्सेज है। और वो लोग सत्ता प्राप्त इसलिए करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वो किसी समुदाय का, किसी समाज का, किसी जाति का सेवा करें, बल्कि इसलिए करना चाहते हैं ताकि वह सत्ता प्राप्त कर सकें, ताकि उन्हें पद मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स प्राप्त कर सकें। ठीक, इसीलिए भारतीय जितने लेखक होंगे, ऑब्वियस सी बात है, इस पे संदेह तो करेंगे ना, क्योंकि आप उन्हीं के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो सभी लोग अपने अपने चीज़ों का बचाव करता है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बात करते हैं। ये क्या आ गया इसमें? यदि और आगे बात करें तो देखिएगा, इन्होंने यह भी कहा
अगला पॉइंट लिखिएगा, कैम्ब्रिज स्कूल के लोगों ने यह कहा कि जो साम्राज्यवाद था भारत में, जो साम्राज्यवाद ब्रिटेन ने लेकर के आया, वह कहा कि यह पूरे सब कॉन्टिनेंट में कभी भी पूरे रिपब्लिक को कंट्रोल करने का काम नहीं किया, कभी भी पूरे रिपब्लिक को कंट्रोल करने का काम नहीं किया, बल्कि इसका जो संबंध रहा है वह लोकल गवर्नमेंट से रहा है। ठीक है, लोकल जो स्थानीय मुद्दे थे, जो लोकल इश्यूज थे, उससे इसका संबंध रहा है। जो कि हालांकि निहायती बकवास बात है, क्योंकि यह तो इम्पीरियलिज्म के समर्थन में दिया गया स्टेटमेंट है। ये लोग तो खुद ही संभ्रांत थे। तो इन लोगों ने एक तरफ आलोचना जो कि पिछले जो हमने लेक्चर में पढ़ा, लेक्चर कह रहा हूँ मैं, पिछले जो स्लॉट में मैंने पढ़ा, वो तो बात सही थी, लेकिन क्या यह बात पूरी तरीके से सही है कि ब्रिटेन के जो लोग थे, जो साम्राज्यवादी लोग थे, उन्होंने पूरे देश की जनता को कभी नियंत्रित नहीं किया, बल्कि उन्होंने लोकल इश्यूज़ पे काम करने का जो उन्होंने अपना डेडिकेशन फिक्स किया था उस पे काम किया। इसीलिए ये कहते हैं कि जो लोकल लोग थे इनका विरोध नहीं किए। क्या बात सही है? अरे नहीं बाबू, आप किसी भी एंगल से सोचोगे तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकल लोग तो ब्रिटेन की सरकार का विरोध तो कर ही रहे थे ना, इम्पीरियलिज्म का विरोध कर रहे थे। तो चूंकि ये संभ्रांत लोग हैं और इनके आइडियाज़ भी संभ्रांत हैं, ये अलग बात है कि इनकी बहुत सारी बातें सही भी हैं, लेकिन यह वाली बात तो मेरे ख्याल से, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, यह सही नहीं हो सकता है, क्योंकि लोग तो विरोध कर ही रहे थे। ठीक, इससे आगे भी चल करके एक तो व्यक्ति इसका जिसका नाम है अनिल शील, जिसने कहा कि गांधी, अंबेडकर और जो अंबेडकर कह रहा हूँ मैं, गांधी, नेहरू और पटेल जो थे साम्राज्यवाद के दलाल थे। इसी अनिल शील ने इतना आगे बढ़ करके इन्होंने कह दिया अपनी किताब में द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में, इन्होंने कहा कि जो अंग्रेज शासक थे, ठीक है, जो अंग्रेज शासक थे, उनसे हाथ मिलाने के लिए, ठीक है, उनसे हाथ मिलाने के लिए भारत के जो लोग थे, भारतवासी जो थे, वो लोग एकदम पागल हो चुके थे, क्रेजी हो चुके थे कि मिल करके अब हम लोग शासन करेंगे। ठीक, इन्होंने कहा कि अंग्रेज शासकों से हाथ मिलाने के लिए भारतवासी लोगों में, ठीक है, जितने भी भारतवासी थे उन सभी में आपस में एक कंपटीशन हो गया था कि हम लोग अंग्रेज से हाथ मिलाएंगे, हम लोग अंग्रेज से हाथ मिलाएंगे। आप समझ रहे हैं? इसी स्टेटमेंट को मैंने पीछे बताया ना, इसीलिए कैम्ब्रिज स्कूल के लोगों ने मिल करके कहा कि भारत का जो राष्ट्रवाद है वह साम्राज्यवाद से चुपके हाथ मिलाया था। तो ये भारत का राष्ट्रवाद है और ये ब्रिटेन का साम्राज्यवाद है। और अनिल शील कह रहे हैं कि भारतवासी लोग हाथ मिलाने के लिए पगला गए थे, किससे? अंग्रेज शासकों से। तो ऐसा तो नहीं, इसी के बेस पे ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कैम्ब्रिज स्कूल के सभी लोगों ने मिल करके। समझ में आ गई बात? यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जिसको आप पढ़ते हैं वो कहते कि नहीं, ये नेशनल मूवमेंट जैसा कोई चीज़ था ही नहीं। ठीक है, ये बकवास की बात है। इन्होंने कहा कि यह कोई राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था और न ही इसका कोई लक्ष्य था। इन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आप कह रहे हो, यह कभी तो नेशनल मूवमेंट था ही नहीं, और दूसरी बात, इसका कोई भी अपना लक्ष्य नहीं था। ठीक, हालांकि इससे कई लोग सहमत भी होते हैं। भारत में कई अम्बेडकरवादी ऑर्गेनाइजेशन इस बात से सहमत होते हैं और इस बात को लेकर के चलते हैं। जैसे वामसेफ का आप स्टैंड देखेंगे तो इस स्टैंड को लेकर वो लोग बोलते भी हैं, चलते भी हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अर्थों में आपको ये सही लगेगा, लेकिन बहुत सारे अर्थों में आपको सही नहीं लगेगा। ठीक, बहुत सारे अर्थों में लगे कि आप तो देश के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अर्थ में यदि आप बिना बायस होकर सोचेंगे तो 2-4%, 10-20% आपको यह बात सही भी लगे कि नहीं, बात भी तो सही है। इनका कहना यह था कि यह नेशनल मूवमेंट इसलिए नहीं था, ठीक है, क्योंकि, और इसका कोई लक्ष्य इसलिए नहीं था क्योंकि इसका नेतृत्व करने वाले लोग की जो पृष्ठभूमि थी वो सबके अलग अलग थे। सब लोगों का अलग अलग बैकग्राउंड था और सभी लोगों का अलग अलग लक्ष्य था, सभी लोगों का अलग अलग लक्ष्य था। इसलिए कोई नेशनल डेडिकेशन नहीं था, कोई राष्ट्रीय लक्ष्य नहीं था, इसलिए अनिल शील ने ऐसा कहा। अब आप देखोगे कि भारत छोड़ो आंदोलन भी होता है, तो क्या उसमें भारत के सभी लोग भाग लेते हैं? सभी लोग भारत के भाग नहीं लेते हैं। उसमें भारत के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जो उसमें भाग नहीं लिए थे। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो उसमें पूरा भारत भाग नहीं लिया था, वो तो कांग्रेस का आंदोलन था, गांधी का आंदोलन था, भारत के पूरे लोगों ने भाग नहीं लिया था। इसीलिए जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय साउथ की महिलाएं, नॉर्थ की महिलाएं या फिर जो अलग अलग जाति के लोग थे वो अपना अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगले अपने अलग अलग सवालों के साथ लड़ रहे थे। लेकिन चूंकि कांग्रेस इलिटों की संस्था थी और यही लोग लिखने पढ़ने का काम कर रहे थे, इसलिए उस चीज़ को मीडिया में दिखाया ही नहीं गया और उस चीज़ को आगे चल करके इतिहास में लिखा ही नहीं गया, क्योंकि मार्क्सवादी भी तो संभ्रांत ही रहे हैं।
मार्क्सवादी कौन सा निम्न जाति से चल करके आ गए कि उन्होंने अपनी बातों को कहा? मार्क्सवादियों ने भी वर्ग संघर्ष की बात की है ना, जातीय संघर्ष की बात तो उन्होंने नहीं की। तो बहुत सारे सवाल थे जिस पे इन्होंने लिखने का काम नहीं किया। तो अनिल सिल की कुछ बातें जो हैं बिल्कुल सही भी हैं, लेकिन यह कहना अनिल सिल का कि यह इनका जो नेशनल मूवमेंट है वह एक गप से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। ठीक है, इन्होंने कहा कि यह गप था, एक प्रकार का, मतलब ऐसे ही मजाक चल रहा था, मतलब गप कर रहे थे लोग आपस में बैठ करके, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। इन्होंने ऐसा कहा है और इन्होंने इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में कहा कि भारत का इतिहास भारतवासियों के आपसी दुश्मनी का इतिहास है। भारतवासी आपस में लड़ रहे थे, उसी के इतिहास को, उसी के लड़ाई को उठा करके लिख दिया गया और उसी को भारत के इतिहास के तौर पे हम लोग आज पढ़ते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अनिल सिल कह रहे हैं। ठीक है, और अनिल सिल अपने कौन से किताब में कह रहे हैं? इम्पीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म, लोकलिटी, प्रोविंस एंड नेशन। समझ में आ गई बात? यदि आपको देखना है तो आप वहाँ पे देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे जब बात करेंगे हम लोग तो इसमें एक बात और देखेंगे कि जो कैम्ब्रिज के जो स्कूल के लोग हैं उनका यह भी मानना था, क्योंकि जो राष्ट्रवादी लोग, मार्क्सवादी जो लोग थे, उन लोगों ने इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से देखा था, कुछ और लोग थे जिन्होंने सोशल पर्सपेक्टिव से देखने का काम किया था। लेकिन कैम्ब्रिज के लोगों ने कहा, कैम्ब्रिज स्कूल के लोगों ने कहा कि भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए, आईपी का मतलब यहाँ पे इंडियन पॉलिटिक्स है, इंडियन पॉलिटिक्स का अध्ययन करने के लिए एक शुद्ध राजनीतिक दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, एक शुद्ध, एक प्योर जो है पॉलिटिकल अप्रोच अपनाना चाहिए। और अपनाना चाहिए नहीं, दरअसल इन्होंने यह अप्रोच अपनाया। ठीक है, अपनाना चाहिए नहीं, इन्होंने कहा, इन्होंने कैम्ब्रिज वाले लोगों ने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए प्योर पॉलिटिकल अप्रोच, जैसे मार्क्सवादियों ने इकोनॉमिकल अप्रोच को लिया, उससे पहले जो लोग थे राष्ट्रवादी उन लोगों ने सोशल अप्रोच को लिया था, और इन लोगों ने प्योर पॉलिटिकल अप्रोच को लिया। इसीलिए इन्होंने कहा कि राजनीति और बाजार, भारत की राजनीति की बात हो रही है, राजनीति और बाजार में व्यक्ति एक ही जैसा हरकत करता है। ठीक, इन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स और मार्केट में व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति, वो एक ही हरकत करता है। और वो कौन सा हरकत है? वो कहता है कि पॉलिटिक्स में व्यक्ति को सत्ता चाहिए और मार्केट में व्यक्ति को मुनाफा चाहिए। और इन्होंने कहा ये दोनों कमोबेश एक ही बात है। आप भी सोचें कि हाँ, बात तो कमोबेश एक ही है। तो इन्होंने जो भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए जो अप्रोच का इस्तेमाल किया है, वह अप्रोच जो है प्योर पॉलिटिकल अप्रोच है, शुद्ध राजनीतिक दृष्टिकोण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं, अब जो है धीरे धीरे कर करके कैम्ब्रिज जो हिस्टोग्राफी है उसका एंड हो गया, कैम्ब्रिज स्कूल का एंड हो गया, कैम्ब्रिज स्कूल समाप्त हो गया। लेकिन इतना मेहनत किया फिर भी समाप्त कैसे हो गया भाई? समाप्त तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए एंड ऑफ कैम्ब्रिज स्कूल। देखो, एंड होने के पीछे मुख्य वजह यह है कि इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट पे ही जब सवाल खड़ा कर दिया, तो चाहे वो कांग्रेस हो या फिर कोई और राष्ट्रवादी लेखन हो या फिर कोई भी इतिहास लेखन हो, ऑब्वियस सी बात है इसका विरोध करेगा, क्योंकि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन तो पूरा का पूरा नेशनल मूवमेंट पे टिका हुआ है। ठीक, मार्क्सवादियों ने भी लिखने का काम किया है, कांग्रेसियों ने भी लिखने का काम किया है, और सबने जो गांधी के आंदोलन है या कांग्रेस का आंदोलन है उसको राष्ट्रवादी आंदोलन माना है। तो कमोबेश भारत का जितना भी इतिहास लेखन है वो तो विरोध करेगा ना। तो विरोध करेगा तो ये व्यक्ति कैसे टिक पाएगा, यह स्कूल के लोग कैसे टिक पाएंगे? तो फाइनली इसका मतलब एंड ही हो गया। ठीक, एंड हुआ है 1980 के दशक में ही, ज़्यादा दिन नहीं चला, 20 साल का इसका लाइफ था, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक, तो इसके जो सबसे पहले व्यक्ति थे उनका नाम था जॉन गैलेगर, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। जॉन गैलेगर की जो मृत्यु है 1980 में हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे चेले थे नहीं, अनिल सिल की भी उम्र ठीक ठाक हो चुकी थी, ऐसा नहीं था कि 20 साल का चेला गुरु में अंतर था, मुश्किल से 5-10 साल का ही अंतर, ज़्यादा अंतर नहीं था। तो अनिल सिल भी ऐसा नहीं कि इनके जाने के बाद बहुत कुछ कर पाए, बहुत ज़्यादा कुछ वो भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो जब यह 1980 में चले गए तो ऑब्वियस सी बात है गुरुजी चले गए, तो गुरुजी के याद में जो कैम्ब्रिज समूह के और जो लेखक थे उन सभी लोगों ने मिल करके एक किताब लिखा, उसको लिख लीजिए आप,
मैंने ऊपर में लिखा है शायद, वेकर, जॉनसन और अनिल सिल ने, जिसका नाम था पावर, प्रॉफिट एंड पॉलिटिक्स, एसेज ऑन इम्पीरियलिज्म, नेशनलिज्म एंड चेंज इन 20th सेंचुरी, कैम्ब्रिज से छपा है और 1981 में छपा है। ठीक है, नहीं लिखवाए थे तो आप लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, मैंने तेजी से बोल दिया। ठीक है, इसके बाद इसमें और एक दो लेख लिखते हैं जो गैलेगर के जाने के बाद है। व्यक्ति का नाम लिखिए, लेखक का आयशा जलाल हैं, आयशा जलाल हैं, और आयशा जलाल के साथ शील हैं। और आयशा जलाल और शील ने दोनों ने मिल करके लिखा है अल्टरनेटिव टू पार्टीशन, अल्टरनेटिव टू पार्टीशन, अल्टरनेटिव टू पार्टीशन, मुस्लिम पॉलिटिक्स, मुस्लिम पॉलिटिक्स बिटवीन वार्स। ठीक है, WARS, युद्ध वाला वार्स। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, इसे पूछा जाएगा। इस किताब में जो इन लोगों ने फिर से आग लगा दिया, और ये किताब जब लिखा गया तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉलिटिक्स पे लिखा गया था। देख रहे हो किताब का नाम क्या है, अल्टरनेटिव टू पार्टीशन। ठीक है, ये मतलब इन लोगों ने फिर से एक बार आग लगाने का काम किया, और जो पार्टीशन हो चुका था उस विचार को फिर से इन्होंने रिवाइव करने का काम किया। दूसरा एक किताब लिख लीजिए, आयशा जलाल की है, महत्वपूर्ण किताब है, उससे हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए। तो ऐसा नहीं कि आप मतलब मुंह लटका कर आ जाएंगे, तब तो सही नहीं है ना, आपको तो आना चाहिए उसका आंसर। आयशा जलाल की ही किताब है, लिख लीजिएगा, किताब का नाम बता रहा हूँ, आप लिखिए, द सोल स्पोक्समैन, द सोल स्पोक्समैन, जिन्ना, जिन्ना के बारे में है भाई, जिन्ना, द मुस्लिम लीग, द मुस्लिम लीग एंड डिमांड ऑफ पाकिस्तान, द मुस्लिम लीग एंड डिमांड ऑफ पाकिस्तान, और यह भी कैम्ब्रिज से ही छपा था, और यह जो किताब छपा है 1985 में छपा है, 1985 में छपा है। ठीक है, आप लिख लिए, मिटाऊं इसको। चलिए, अब जो है यह लास्ट किताब थी, इसमें एक किताब और लिख लेते हैं, एक किताब और लिख लेते हैं, उस किताब का नाम लिखिएगा, पावर, प्रॉफिट एंड पॉलिटिक्स तो मैंने लिखा दिया ना, उसके बारे में लाइन लिख लीजिएगा वहाँ पे स्टार दे करके। पावर, प्रॉफिट एंड पॉलिटिक्स जो था वो कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस का कलेक्टिव वर्क्स, लास्ट कलेक्टिव वर्क्स था, लास्ट में उन लोगों ने सभी मिल करके लिखा था, उसके बाद सभी लोग मिल करके कोई भी किताब नहीं लिख पाए। धीरे धीरे कर करके आगे कई लोग आए, उसमें एक जोया चटर्जी चल करके आई, जोया चटर्जी ने भी इस पे किताब लिखने का काम किया। जोया चटर्जी का किताब लिख लीजिए, बंगाल डिवाइडेड, हिंदू कम्युनलिज्म एंड पार्टीशन, बंगाल डिवाइडेड हिंदू, लिखिएगा पूरा, लिखिएगा आप हमारे साथ, हिंदू कम्युनलिज्म एंड पार्टीशन, 1932 से लेकर 1947 तक, 1994 में यह किताब लिखी गई थी, 1994 में यह किताब लिखी गई थी। ठीक है, यह इनका जो है जोया चटर्जी का पर्सनल अप्रोच है, खुद से इन्होंने लिखने का काम किया है। ठीक है, तो यहाँ तक ही सिर्फ था इन लोगों का। इसके बाद कैम्ब्रिज स्कूल का एंड हो गया, और इसका एंड जैसे ही 1980 के दशक में होता है, इसके ठीक 1-2 साल बाद, इसी समय 1980-82 में एक नया इतिहास लेखन चल करके आता है, जिसको आप सवाल्टन अप्रोच के नाम से जानते हैं। और सवाल्टन अप्रोच मैंने विस्तार से पढ़ाया है, यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अभी तक इतिहास लेखन पर जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं, सबसे ज़्यादा लोगों ने सवाल्टन को देखा और बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स भी था, और मेरा ख्याल है कि इस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स जाना चाहिए, आपको चीज़ें यदि समझ में आ रही हैं तो यदि कहा जाए कि कमोबेश क्या कैम्ब्रिज स्कूल का भारतीय इतिहास लेखन पे प्रभाव था, तो ऑब्वियस सी बात है प्रभाव था, तभी तो लोग डर गए, इस पे संदेहवाद करने लगे, इस पे संशयवाद करने लगे, और इसका सभी लोगों ने मिलकर के विरोध करने का काम किया। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इवैल्यूएशन देख लेते हैं। यदि आपका इसको मूल्यांकन करना हो तो हम लोग क्या कह सकते हैं इवैल्यूएशन के तौर पे, इवैल्यूएशन के तौर पे कह सकते हैं कि हाँ, इन लोगों ने भी शानदार काम करने को ये लोग भी आतुर थे, इन्होंने किया है बहुत सारे काम, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे जम करके भारत के जो मार्क्सिस्ट लोग थे, जो भारत के लिबरल लोग थे, उसके साथ साथ भारत के जो सबाल्टर्न लोग थे, उन लोगों ने भी
इनकी आलोचना की है। नेशनल मूवमेंट को लेकर के इनका जो बयान रहा है ना कैम्ब्रिज वालों का, यही दरअसल इनको ले बैठा, नहीं तो ये आगे चल करके आते। आज देखो मार्क्सवादी इतिहास लेखन का प्रभाव अभी है, लेकिन कैम्ब्रिज वालों को खा गया यह नेशनल मूवमेंट पे इन लोगों ने जो बयानबाजी कर दी ना ज़्यादा, यह दिक्कत है। क्योंकि नेशनल मूवमेंट को भारत के लगभग सभी लोग मानते हैं। आप डायरेक्ट अटैक कर दिया, मतलब दिल पे अटैक कर दीजिएगा तो आदमी नहीं बचेगा ना, क्योंकि दिल से ही तो सारी चीज़ें कंट्रोल है। फेफड़ा मतलब सांसें नहीं ले पाएंगे आप तो फिर कैसे चलेगा जीवन। तो नेशनल मूवमेंट जो है वो भारतीय आज़ादी की सांस है, ठीक है। और जब आप ब्रेथ पे ही अटैक कर दिया आप तो फिर आप कैसे जिंदा रह सकते हैं। इसलिए भारत के सभी लोगों ने इसका विरोध किया, ठीक। तो यह इनका एक गलत पॉइंट हो सकता है, ठीक है। चलिए और आगे चल करके इसके मूल्यांकन में कई लोगों ने लिखा भी। एक ऑक्सफोर्ड के हिस्टोरियन थे जिनका नाम था लेविस नेमियर। तो लेविस नेमियर ने भी जो इंग्लैंड में जो पॉलिटिक्स होता था उस पर लिखने का काम किया और उसकी तुलना की। और उन्होंने कहा कि भारत की जो इंग्लैंड की जो राजनीति ठीक है, शुद्ध रूप से मतलब स्वार्थ और सत्ता का खेल था यहाँ पे, ठीक है। लोग सेल्फिश थे और लोग सत्ता के लिए यहाँ पे राजनीति करने का काम करते थे। लेकिन भारत पे इस तरीके से बोला जाना मेरे ख्याल से सही नहीं था, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को दरअसल इन्होंने चुराया था। किन लोगों ने? कैम्ब्रिज वालों ने। जिस तरीके से ऐसा स्टेटमेंट जारी किया ना, इसीलिए ऐसा स्टेटमेंट हूबहू उठा करके इन्होंने कहाँ चेप दिया? इंडियन संसद को लेकर के, इंडियन पार्लियामेंट को लेकर, इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर। क्योंकि इंग्लैंड की ही सरकार तो यहाँ पर शासन कर रही थी, इसीलिए जो मार्क्सवादी लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, जो सबाल्टर्न लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि यह जो है कैम्ब्रिज स्कूल के लोग नेमियरिज्म से प्रभावित हैं। नेमियरिज्म कहने का क्या मतलब है? नेमियर ने जो थ्योरी दिया उससे प्रभावित होना। जैसे मार्क्स के थ्योरी से प्रभावित होते हैं तो लोग तो कहते हैं ना मार्क्सिज्म से प्रभावित है, उसी तरीके से नेमियरिज्म से प्रभावित है, ऐसा कलंक लगाया मार्क्सवादियों ने, उदारवादियों ने, और जो सबाल्टर्न लोग थे, उपाश्रवादी जिनको हिंदी में कहते हैं, उन लोगों ने। किसके ऊपर? कैम्ब्रिज स्कूल के ऊपर। आगे चल करके तपन राय चौधरी एक लेखक हैं, हिस्टोरियन हैं, उन्होंने भी लिखने का काम किया और उनका भी मूल्यांकन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व है। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, इन्होंने जो दृष्टिकोण अपना, देखो तपन राय चौधरी का किताब का नाम लिख लो, क्योंकि इन लोग का पता नहीं कि वहीं से मान लो तपन राय चौधरी के किताब से पूछ दे तो फिर आप क्या करोगे। किताब का नाम इतिहास लेखन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तब चलो तो सही, तपन राय चौधरी पूरा नाम आप लिखिएगा, मैंने TRC लिखा है, लिखिए इंडियन नेशनलिज्म एज, इंडियन नेशनलिज्म एज एनिमल पॉलिटिक्स, एनिमल पॉलिटिक्स, तपन राय चौधरी की किताब है। इसमें इन्होंने लिखा और उसकी आलोचना भी की और आगे, लेकिन उन्होंने कहा, इन्होंने भी आरोप लगाया भारतीय राष्ट्रवाद को लेकर, मूवमेंट को लेकर के। इन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने तो कॉलोनियल अप्रोच अपनाया ही कैम्ब्रिज वालों ने, लेकिन उन्होंने जो भारत के राष्ट्रवाद के बारे में कहा है कि कई लोग इसमें लोभी थे, स्वार्थवश से काम किया जा रहा था, उन लोगों के बीच में एक हड़कंप मचा हुआ था साम्राज्यवाद से हाथ मिलाने के लिए, बहुत ज़्यादा गलत नहीं है, इसलिए इसको पूरी तरीके से आप खारिज नहीं कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा तपन राय चौधरी ने कहा। तो कई लोगों ने इसका मूल्यांकन करने का काम किया है। तो यदि आप मूल्यांकन करेंगे तो आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, इसका भी प्रभाव रहा है भारत के इतिहास लेखन पे। और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने जो बाकी लोगों ने छोड़ा था, जैसे मार्क्सिस्टों ने वर्ग एवं वर्ग संघर्ष पे बात किया था, तो इन लोगों ने कई सारे जातियों पे बात करने का काम किया। जो नेशनल पॉलिटिक्स पे रोल प्ले कर रहे थे, यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया? लोकल पॉलिटिक्स को बीच में लाया। भारत को एक क्षेत्र के रूप में इन्होंने देखा, यह इनकी गलती हो सकती है, लेकिन भारत को जब क्षेत्र के रूप में देखा तो एक एक चीज़ों को विस्तार पूर्वक देखा, एक एक सोसाइटी को इन लोगों ने जानने का काम किया, एक सोसाइटी को समझने का काम किया। तो भारतीय इतिहास लेखन पे कैम्ब्रिज वालों का भी ठीक ठाक प्रभाव है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। और ठीक है, मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा और कैम्ब्रिज वालों का जो प्रभाव रहा है वो चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी। तो यदि कोई अब आपसे इतना, इन 2 लेक्चर को देखने के बाद यदि कोई आपसे कहे कि कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी पे आप 3 या 4 पेज लिख करके आप हमें दे दो, तो क्या आप दे सकते हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि आप 3 या 4 नहीं, आप 5-6 पेज लिख करके आप दे सकते हैं। इस पर विस्तार पूर्वक आप दूसरे किसी व्यक्ति को समझा सकते हैं। और इससे जो सवाल आएंगे, मेरा ख्याल है कि 70 से 80% सवाल आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर लीजिएगा।
30 से लेकर के 20%, 20 से 30% के लिए आपको खुद से अप्रोच करना है। खुद से 2-4-10 किताबें पढ़िए तो चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी। जितना मैं समझाना चाहता था, मेरा ख्याल है कि मैंने उतना समझा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे प्लीज़ आप नए साथियों को भी कनेक्ट कीजिए ताकि उन्हें भी पढ़ने में सुविधा हो सके, मैं उनकी भी मदद कर सकूँ। फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। हिस्टोग्राफी वाले सीरीज को आप लोग खूब प्यार दिए हैं और भी प्यार दीजिए और अपना ध्यान रखिए।